सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम एरिया वेक्टर तथा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए एरिया वेक्टर क्या होता है। यहाँ एक ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना हुआ है जिसमें एक ये सरफेस एरिया है और उस पर एक ये परपेंडिकुलर ON खींचा हुआ है। तो एरिया वेक्टर को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं वो आप समझ लें। यदि किसी एरिया को उस पर डाले गए परपेंडिकुलर द्वारा प्रकट किया जाए तो हम उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। इफ एन एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन इट्स सरफेस देन इट इज नोन एज एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर को हम किस प्रकार से लिखते हैं वो समझें। एरिया वेक्टर हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। अब यहाँ पर मान लीजिए इस एरिया का मैग्नीट्यूड A है और इस पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है। तो एरिया वेक्टर A वेक्टर ये इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, यानी एरिया वेक्टर A इज इक्वल टू n कैप इंटू A। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। यदि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल को उस पर डाले गए परपेंडिकुलर या लंब के द्वारा प्रकट किया जाए तो हम उसे एरिया वेक्टर कहते हैं। गॉस थ्योरम में इसका उपयोग होता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब एरिया वेक्टर के बाद हम आते हैं सॉलिड एंगल। इसको हिंदी में घनकोण कहते हैं। सभी बच्चे इसको भी ध्यान से समझेंगे। जिस तरह से आपने समतली कोण पढ़ा था, समतली कोण क्या होता था कि दो लाइनें जब एक दूसरे को काटती थी तो उनके बीच में जो एंगल बनता था उसका नाम समतली कोण होता था। या हम ये बोलते थे कि किसी वृत्त की परिधि खंड के द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम समतली कोण कहते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से परिभाषा करनी है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहाँ एक जैसे ये गोला बना हुआ है, गोले का एक पृष्ठ DA है और ये पृष्ठ DA O पर एक कोण d ओमेगा अंतरित कर रहा है। यही इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण उसका घन कोण कहलाता है, यानी उस पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण कहलाता है। अब इसको हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। एन एंगल सबटेंडेड बाई एन एरिया ऑफ ए स्फीयर at the center is known as solid angle। अब solid angle को कैसे लिखते हैं ये आप ध्यान दें। इधर घन कोण ये बराबर होता है एरिया ऑफ द सरफेस, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई त्रिज्या का वर्ग, यानी यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल DA है और त्रिज्या का वर्ग r² है और घन कोण को हम d ओमेगा से प्रकट करते हैं तो d ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा DA अपान r² और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि घन कोण क्या होता है। फिर से एक बार हम बोल देते हैं। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा
उसके केंद्र पर अंतरित कोण घन कोण कहलाता है। और घन कोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई एरिया का स्क्वायर। और इसको लिख सकते हैं dA/r²। और घन कोण को अगर हम डी ओमेगा से प्रकट करते हैं तो डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा dA/r² स्टे रेडियन। अब कभी कभी स्टे रेडियन की परिभाषा भी पूछ दी जाती तो उसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यदि dA इज इक्वल टू r², मतलब जो सरफेस एरिया है वो एरिया त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो डी ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर r²/r² इज इक्वल टू 1। आप देखिए इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे, अच्छी तरह से इसको समझेंगे सभी बच्चे। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। फिर से समझ लें, इसको इस तरह से समझ लें, इफ सरफेस एरिया इज यूनिटी देन एंगल सबटेंडेड बाय सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। यानी इसका अगर एरिया जो है वो r² के बराबर है तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो एक स्टेरेडियन के बराबर। यहां से आप समझ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तो पूरे स्फीयर के सरफेस द्वारा सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर है टोटल या सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय होल एरिया या होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये इसको हम ओमेगा लिखते हैं और ये ओमेगा बराबर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया अपॉन r²। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² डिवाइडेड बाई r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4π। यानी किसी स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया से उसके केंद्र पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड होता है वो 4π के बराबर होता है। और सभी बच्चे ध्यान दें, ये केवल स्फीयर में नहीं होता है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, उस क्लोज्ड सरफेस द्वारा उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड होता है उसका मान या उसकी वैल्यू हमेशा 4π के बराबर होती है। यानी किसी क्लोज सरफेस का जो संपूर्ण सरफेस एरिया है उसके द्वारा उसके अंदर किसी पॉइंट पर 4π का सॉलिड एंगल सबटेंड होता है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में भी यही नाम है, लगभग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। डेफिनेशन बिल्कुल सरल है, पहले तो आप यहां समझ लें। ये एक सरफेस एरिया है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हेल्ड की गई है या रखी गई है, और इस सरफेस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं उनकी संख्या ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया। और हिंदी में कह सकते हैं
किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसको हम लिखे देते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब यहां आप चित्र में देखिएगा, ये एक सरफेस है जिसके अंदर एक छोटा सा एरिया डीए है और इस डीए का एरिया वेक्टर डीए वेक्टर है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है। तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, या यहां पर छोटा एरिया है तो हम लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब इसका यूनिट या मात्रक देखिए, मात्रक आप इसको देख करके आसानी के साथ लिख सकते हैं। मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन अपन कूलम इंटू एरिया है मीटर स्क्वायर, और शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं एन एम स्क्वायर अपान सी। ये इसका यूनिट हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। अब एक लास्ट चीज सभी बच्चे ध्यान से समझ लेंगे और उसको याद कर लेंगे। हम जब गाउस थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कभी कभी ये सरफेस जो होता है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होता है। वहाँ देखिए सॉलिड एंगल में हमने ये पढ़ा था कि जो ये सरफेस है, ये सरफेस यहाँ रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्यों? सभी बच्चे जानते हैं कि अगर किसी स्फीयर में हम रेडियस खींचे तो सरफेस पर जहाँ पर वो गिरेगा वहाँ पर राइट एंगल बनेगा। परंतु कभी कभी ऐसा होगा सरफेस टेढ़ा मेढ़ा होगा, कोई एंगल राइट एंगल नहीं होता है। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है और उसको आसानी के साथ समझा जा सकता है। यहाँ पर ये एरिया थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी थीटा एंगल पर झुका हुआ है, तो डीए और ई के बीच में थीटा एंगल बनता है। अगर इस सरफेस एरिया को हम इस ओर को घुमा दें या एरिया वेक्टर को थीटा एंगल पर घुमा दें तो वो डीए cos थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन पढ़ना है, इसका उपयोग होगा, ये अलग से आप ध्यान कर लें। ये रिलेशन होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डीए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। इस फिगर में अच्छी तरह समझ लें, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया इसके रेडियस के ऊपर या इस डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसको थीटा एंगल पर घुमा दिया गया है। तो ये जो डीए था वो डीए cos थीटा में बदल गया है। और अब जब हम सॉलिड एंगल लिखते हैं तो ये हो जाएगा डीए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका उपयोग हम गाउस थ्योरम में करेंगे। तो सभी बच्चे इसको समझकर याद कर लेंगे, आगे गाउस थ्योरम में आसानी के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं।